नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोगों का UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित प्रैक्टिस नंबर 4 है, जिसमें हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति से ही अभी संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले 3 क्लास से शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित लगातार 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 4 जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। ठीक, तो शिक्षण विधियों के प्रकार है, यहाँ पे 4 विधियाँ दिया है। शिक्षक केंद्रित विधियाँ, बी दिया है शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ, सी दिया है ए और बी दोनों, और फिर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा वो ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित शैक्षणिक विधियाँ है। तो और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, समीक्षा नीति संबंधी, और फिर समूह शिक्षण विधि, और लास्ट वाला दे रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में कौन समूह शिक्षण विधि के दोष हैं। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल। अगला है ऑप्शन कि शिक्षण हेतु अधिक शिक्षकों की आवश्यकता। नेक्स्ट है शिक्षण प्रबंधन में अधिक समय की आवश्यकता, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अध्यापक की सर्वोत्तम प्रणाली है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जानकारी प्रदान करना, शिक्षार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, और लास्ट वाला है चर्चा प्रारंभ करने से पहल करना और उसमें भाग लेना। देखिए लेना पीछे छूट गया, यहाँ पे भाग लेना। तो जो आपका यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका चर्चा प्रारंभ करने से पहला करना और चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। ठीक, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है व्याख्यान पद्धति, निर्देशन पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, निर्देशन पद्धति। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। और यहाँ पे 4 स्तर दिया है, कौन कौन से हैं तो आइए देख लेते हैं। स्मरण, परावर्तित, बोध और विभेदीकरण। तो आपका जो यहाँ पे नहीं है वो है स्मरण, बाकी जो 3 हैं वो आपके पूर्व निर्धारित स्तर हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। ऑप्शन दे रहा है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास में सहायता पहुंचाना, और विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो यहाँ पे जो आपका है ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, और यहाँ पे ये डी है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर विद्यार्थियों में मूल पद्धति भरना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है कार्यक्रम, अनुदेश विधि, सुपुर्द नियत कार्य या अध्ययन विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियाँ, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि हमने आप लोग से जब ये क्लास लिया था इसका तो आप लोग पे बात किए थे सारी विधियों पे जो शिक्षार्थी केंद्रित थी कि इसमें कौन कौन सी विधि आती है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। और जो हमारे दोस्त हमारे वीडियो पर अभी पहली बार आए होंगे वो लोग जाके इसे में जहाँ पे हम लोग को नेट पेपर फर्स्ट ऐसा करके एक प्ले लिस्ट है, UGC नेट पेपर फर्स्ट क्लास ऐसे करके नाम से एक है प्लेलिस्ट। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे इसका वीडियो देख सकते हैं, जो 4 नंबर वीडियो है
क्लास नंबर 5 है, उसमें आप लोग को इससे संबंधित पूरी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होती क्या है, फिर उसके विधि कौन कौन से है, फिर शिक्षण वाला, तो ऐसे कर करके दोनों पक्षों का बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षण की मुक्त अधिगम विधियों पर विचार कीजिए। यह विधि विषयों के बदलते स्वरूप के अनुरूप नहीं होती, समय संसाधन व अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। और तीसरा दे रहा है ऑप्शन, यह छात्रों में मन प्रेरक स्थिति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक है, आइए कूट में इसका आंसर दे रहा है, ए है केवल एक, बी दे रहा है 1 और 2 दोनों, सी दे रहा है 2 और 3, और डी दे रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और बी दोनों, जिसमें यह विधि विषयों को बदलते स्वरूप के अनुरूप नहीं होती, और दूसरा समय संसाधन में अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं, और अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित होती है। और आगे ऑप्शन आपका क्या दे रहा है कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, कथन सही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। दे रहा है ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 2, और ऑप्शन डी सी है ना, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और ना ही 2। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 पर हम लोग पहुँच गए और देखते हैं यहाँ क्या है। निम्नलिखित में एक कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत शामिल है। और यहाँ पे 4 विधि दिया है शिक्षण का, शिक्षक केंद्रित का। तो कौन कौन सा है ये देखते हैं, व्याख्यान विधि, समूह विधि और व्याख्यान प्रदर्शन विधि, और ये सभी। तो इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा शामिल है। तो दोस्तों ये तीनों विधि शामिल है शिक्षक केंद्रित में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे है कि सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन ऐसे दिया गया है आगे 4 कि शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास, उसके आगे है प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कार्यों कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना, और फिर उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है 2 और 3, बी है 1 और 3, सी है 1 और 2, और डी है 1 2 3। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसको छांटना है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को कि 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ऐसे आप लोगों के सामने कि शिक्षण विधियों में किसे सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है आपके से, ठीक है, ये से है। तो ये है कि शिक्षण विधियों में किसे सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये मिसटाइप कहीं से आ गया है, ध्यान नहीं दिए वहाँ पे, और ये आपका हाँ से हो जाएगा। तो चलिए अब हो गया सही। ठीक है, तो शिक्षण विधियों में किसे सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमने तो बताया था आप लोग को बहुत अच्छे से। तो किसको जाना जाता है, तो टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति विधि, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, और फिर कार्य अनुदेश विधि, और फिर समीक्षा नीति विधि। देखिए ये विधि हो गया है चूँकि ये विधि है, ठीक है, और ये भी आपका विधि है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसे विप्लव विधि के नाम से जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, संगोष्ठी विधि, परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो विधि, और आगे दे रहा है प्रकरण अध्ययन विधि, और लास्ट वाला है मस्तिष्क झंझावाती विधि। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क झंझावाती विधि। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से समूह चर्चा विधि में किन परिचर्चाओं का महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे दे रहा है नियोजित विधि, अनियोजित विधि, आंशिक नियोजित विधि और आगे है ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये दोस्तों तीनों का महत्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क मानचित्र की अवधारणा की शुरुआत कब हुई थी? और ये दोस्तों हमने कहा था कि आप लोग इसके सन को याद जरूर कर लीजिए, इससे क्वेश्चन संबंधित पूछता है। देखिए क्वेश्चन आया भी है, तो जो होगा आपका वो होगा वर्ष 1960 में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन इससे संबंधित कि मस्तिष्क न मानचित्रण विधि की शुरुआत किसने की थी? मस्तिष्क मानचित्रण विधि की शुरुआत किसने की थी? आगे आपका मस्तिष्क मानचित्रण विधि की शुरुआत किसने की थी? आगे आपका दे रहा है 4 ऑप्शन, फ्लेक्सनर, टोनी वुजान, थॉमस गैटे और सी एवॉट। तो आपके जो थे वो थे टोनी वुजान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अवधारणा मानचित्र के संबंध में निम्न बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रहा है आपका पहला कि इस मानचित्रण की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इस मानचित्रण के माध्यम से कठिन विषयों को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और फिर अगला है कि इसके अंतर्गत मुख्य अवधारणा को प्रथम स्थान दिया जाता है, तत्पश्चात कम महत्वपूर्ण अवधारणाओं को क्रमशः व्यवस्थित करते हुए अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन देखने से लगता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 कह रहा है कि मन मानचित्रण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है कि मन मानचित्रण की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसमें सफ़ेद एवं काले चित्रों की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। और अगला दे रहा है कि इस विधि का प्रतिपादन टोनी वुजान ने किया। और अगला है कि इनमें छात्र के मन में किसी विषय को चित्रण के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। आगे दे रहा है कूट में आपका कुछ ऑप्शन दे रहा है, जिसमें ए है 1 एवं 3, बी है 2, 3, 4, सी है 1, 3, 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3 और 4। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, कथन पर विचार है, तो इस विधि में प्रतिपादन टोनी है दोस्तों, टोनी वुजान। और अगला जो है इनमें से छात्र मान किसी भी विषय को चित्रण माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। तो दोनों को देखते हुए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 आ गया कि मुक्स क्या है। मुक्स क्या है दोस्तों? तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस पे पढ़ा भी था मुक्स को, और हमने कहा था कि देखिए इससे संबंधित एक पन्ना पूरा आप लोगों को नोट्स बनवा रहे हैं, एक तरफ का एक पेज, क्योंकि उस पर कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित छूटे नहीं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है पहला प्राइमरी शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम और उपरोक्त शिक्षा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धति में अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। और हमने जब आप लोगों को क्लास लिया था तो वहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन पद्धति और ऑफलाइन पद्धति में अंतर पे लगभग 10 पॉइंट हम आप लोगों के सामने रखे थे, बताए थे और बोले थे कि नोट भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में जहाँ अधिक समय लगता है वहीं ऑफलाइन पद्धति में समय कम व्यर्थ होता है, ये बिल्कुल सही है। आगे दे रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में अधिक संसाधन की आवश्यकता है जबकि ऑफलाइन में कम होता है, ये भी बात सही है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता अधिक होती है जबकि ऑफलाइन में कम होती है, ये भी सही है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है जबकि ऑफलाइन को कहीं से नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो अब कौन असत्य है? हम तो चारों सत्य बोल दिए, तो
चलिए इसको देखने की बात है। जब पहला है जो कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में जहाँ अधिक समय लगता है, वहीं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में समय कम व्यर्थ होता है। जबकि हम ये जानबूझ के बोले आप लोगों को देखने के लिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं दिमाग में। आप लोग, बहुत से लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये सही है, ये सही है, लास्ट तक सोचते चले होंगे। इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए होंगे आप लोग कि हाँ ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में कम समय लगता है जबकि ऑफलाइन में ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में श्यामपट्ट पे या जिस पे भी लिखेंगे वहाँ पे लिखना, फिर बच्चों को बताना, और ऑफलाइन में काफ़ी चीज़ें वो टाइम लेता है। जबकि ऑनलाइन में बहुत सारा हम लोगों का 40 से 60% तक समय बचत हो जाता है। तो इस तरह जो कथन असत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का प्रमुख स्रोत कौन सा या कौन से हैं? व्हाट्सअप, इंटरनेट, फेसबुक और ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप व्हाट्सअप का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, फेसबुक का कहाँ पे करते हैं, इंटरनेट का कहाँ करते हैं। अब सही जगह करेंगे तो सही जगह मिलेगा, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, एंटरटेनमेंट देखेंगे तो एंटरटेनमेंट मिलेगा, अगर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई से भी रिलेटेड मिलेगा। जैसे देखिए हम लोग यूट्यूब पर भी ये पढ़ ही रहे हैं ना, आप लोग हमें सुन रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे क्लिप में अगर यूट्यूब पे है तो ज़रूरी नहीं है पूरा दिनचर्या मनोरंजन में निकल जाए। अब तो यहाँ आपको चूज करना है कि आप अच्छा चूज कर रहे हैं, बुरा तो कुछ कोई भी चीज़ होता नहीं, वो समय समय की बात है। हर पहलू अपने अनुसार अच्छा होता है। एक है ना डायलॉग कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा बना के लोगों को हीरो और विलेन बनाया जाता है, तो वही बात है दोस्तों। तो ऑफलाइन, अगला क्वेश्चन है कि ऑफलाइन शिक्षण संबंधी कौन से कथन असत्य है? ऑफलाइन शिक्षण संबंधी कौन से कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव, देश के किसी भाग में घर में बैठे शिक्षण संभव, और फिर शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष संवाद संभव। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है नीचे केवल एक, दूसरा दे रहा है केवल 1 और 2 दोनों, तीसरा दे रहा है 2 और 3, और तीसरा दे रहा है 1, 2, 3। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव, ये होगा। और दूसरा हो जाएगा कि आपका देश के किसी भाग में घर में बैठे शिक्षण, ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आपको ऑफलाइन के लिए क्लास में उपस्थित होना ही पड़ेगा, और ऑफलाइन पद्धति के लिए क्लास में आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें दूर से देखी जाती है, ना कि ऑफलाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में कौन ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। स्वयं योजना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, और आगे है स्वयं प्रभा और उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वयं प्रभा योजना क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वयं प्रभा योजना क्या है। ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल, मूल्यांकन की तकनीकी, शिक्षा का श्रव्य साधन और अध्येता की बुद्धि की जांच तकनीकी। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल, क्योंकि ये एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है जहाँ पे स्वयं प्रभा, स्वयं और मुक्ष ऐसे दोस्तों कुछ पोर्टल है। ठीक है, तो ये रहे इससे संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन 26 पे पहुँचते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से समूह शिक्षण विधि का या के गुण हैं? ठीक है, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। और फिर आगे है कि ए और बी दोनों, और अगला है डी में कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा, जैसे एक बार हम लोग क्वेश्चन को और रिवाइज करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण विधि का गुण है, और दे रहा है यह शिक्षण विधि की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग शिक्षार्थी के व्यवहारिक को मजबूत किया जाता है। और सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और दिया है यहाँ पे व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों या प्रतिपादन है। व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। ठीक है, यह कथन किसका है? कथन 4 दिया है यहाँ पे। जिन पियाजे नाम दिया है थॉमस बर्डेन, थॉमस
एम रिस्क और स्किनर। तो जो आपका नाम होगा ये जो दिया था, हमने जब इसका क्लास ले रहा था तो आप लोगों को बोला था कि थॉमस एम रिस्क का ये जो कोटेशन है आप लोग नोट कर लीजिए, ये पेपर में जरूर आएगा। और देखिए उससे प्रैक्टिस हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आ गया है, तो संभवतः है कि आप लोगों को उसमें भी पेपर में आ जाए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रहा है आगे, और वो है ऐसे कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इससे विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिकता सत्यता की ओर प्रेरित होते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता है, रुचि नहीं रह पाती तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। अगला है कि इस विधि में सुनने की अपेक्षा देखी गई है वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता है, रुचि नहीं रह पाती है तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन आपका कि व्याख्या प्रदर्शन विधि में करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। जो दूसरा है व्याख्या प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि व्याख्या प्रदर्शन विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, और नेक्स्ट जो है आपका कि व्याख्या प्रदर्शन विधि में शिक्षक की सभी कार्य करते हैं। उपरोक्त में कौन सा या कौन से विकल्प सत्य है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ए और 2, बी ऑप्शन दे रहा है 2 और 3, 3 दे रहा है 1 2 3, और 4 नंबर पर दे रहा है 1 2 4। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा 1 2 आपका 4 ये है। 3 नंबर जो है व्याख्या प्रदर्शन विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका बाकी 3 ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप लोग बता सकते हैं कि समूह शिक्षण विधि की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी। तो ये दोस्तों अमेरिका से हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से, तो अमेरिका से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा समूह शिक्षण विधि का उद्देश्य है। ठीक है, आगे दे रहा है 4 ऑप्शन। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, दूसरा है प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी है कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों, जो उद्देश्य है सूक्ष्म शिक्षण का, जैसे शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना और प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि ऑफलाइन शिक्षण के संबंध में यहाँ पे कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, लेकिन मैं हूँ ना, कहते हैं ना उसको कि मैं हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए या एडिट करके नोट कर लीजिएगा कि ऑफलाइन शिक्षण के संबंध, यहाँ पे संबंध रहेगा, यहाँ बीच में संबंध। देखिए यहाँ पे संबंध में निम्न कथनों, यहाँ ये ना नहीं है, ये यहाँ पे रहेगा निम्न। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे छूट गई है कि ऑफलाइन शिक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आगे ऑप्शन देख लीजिए, इस पद्धति में छात्र एवं शिक्षक एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। दूसरा है कि इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है इसमें अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न व सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये रहे 3 ऑप्शन। आगे देखिए विकल्प दे रहा है कूट में, पहला है केवल 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 1 2 3। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उस पर तो हम चर्चा ही नहीं की है, तो ये है, ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, तो जो आपका विकल्प सत्य है वो यहाँ पे तीनों है, क्योंकि पढ़ने से ऑफलाइन शिक्षण में कौन कौन से कथन विचार है, तो तीनों दोस्तों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में ऑनलाइन शिक्षण योजना है, और दे रहा है यहाँ पे स्वयं प्रभा, ये भी दोनों, और उपरोक्त में से कभी कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 तो है ही, स्वयं भी है और स्वयं प्रभा भी है। अगर मुक्स होता तो वो भी होता, तो अभी फिलहाल में 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उपरोक्त में से कोई नहीं मारे अगर मुक्स नहीं है तो। ठीक है, कभी कभी वो चीज़ें सही होती है जिसकी ना हम लोग को आशा नहीं रहती है। ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसका मतलब हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, वही चीज़ें आगे निकल जाती है, आ जाती है, मिल जाती है, समथिंग बेटर देन कुछ भी। तो आइए अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युवा आकांक्षी मन के सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन निम्न में से कौन सा या कौन से है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन निम्न में से कौन सा या कौन से है। आगे ऑप्शन दे रहा है स्वयंप्रभा और मुक्स, ये मुक्स है दोस्तों, स्वयंप्रभा मुक्स, और ये ऑप्शन नंबर ए है और ये बी है, और डी नंबर, और एक और ऑप्शन है आपका जो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन बना दे रहे हैं। चलिए सी नहीं है तो यहाँ पे सी बना दे रहे हैं, स्वयं, एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे स्वयं। ठीक, तो अब 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हो गए। युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन निम्न में से कौन सा या कौन से नहीं है। स्वयंप्रभा, मुक्स और सी नंबर पे है स्वयं, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा स्वयं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि स्वयं मंच का निर्माण किया गया है, और फिर आगे ऑप्शन दे रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और फिर आगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, माइक्रोसॉफ्ट और उपरोक्त सभी द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे कि ये स्वयं का मंच का निर्माण तीनों के द्वारा किया गया था, मानव संसाधन मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो उपरोक्त ऑप्शन आपका तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वयंप्रभा संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और इसकी शुरुआत मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। दूसरा है यह 20 चैनलों वाली छात्रों की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है, और 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है कि यह योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई। सॉरी 19 बोल रहे हैं कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 1918 में हुई थी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्वेश्चन छाटना है, तो देखिए कि कौन सा या कौन से विकल्प सत्य है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 3, और फिर अंततः है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा केवल 1, कि इसकी शुरुआत मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वयंप्रभा में ये कथन सत्य है। बाकी नीचे जो है 20 चैनलों वाली निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का पोर्टल है, ये गलत है, और इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि मुक्स दोस्तों, ये मुक्स है, ये टाइपिंग टाइम मुक्स आ गया है, ये मुक्स है। ठीक है, देखिए जैसे इंग्लिश में है मुक्स, MOOCS, मुक्स का विस्तार रूप है। तो इसका एक तरफ से कह सकते हैं तो फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो मुक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मुक्स का विस्तार रूप ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 37 क्वेश्चन थे जो हम लोग की यहाँ पे अब समाप्त होती है। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया था, और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिखाया था, और सब्सक्राइब भी किए थे चैनल दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, और बीच बीच में कहीं थोड़ा सा ये मिसप्रिंट रह जा रहा है, तो आप लोग उस बात का टेंशन मत लीजिए। हम यहाँ क्यों है, हम उसी के लिए हैं। चीज़ें हम लोग जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, गलत कहीं नहीं करेंगे। भले 2 मिनट टाइम ले लेंगे पर वो गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और हम लोग ऐसे ही निरंतर UGC नेट की JRF की पेपर जब तक ना हो जाए तब तक हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन हल करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट से ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को हल कराया जाएगा, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट, और उससे संबंधित जो क्लासेज होती है उसको भी कंटिन्यू रखी जाएगी ताकि हम लोग समझ भी सकें। तो जो हमारे दोस्त क्लास करके अगर ये सॉल्व करते हैं हमारे साथ, तो उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा, क्योंकि यही सेम टू सेम चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं फिर उसको संबंधित में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास, और अब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जो हमारे दोस्त हम इस चैनल पर भी नए होंगे वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि हम लोग का कंपटीशन बढ़े और मज़ा आए पढ़ाने में। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए आप लोग हिंदी साहित्य वाले प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।